हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग लाइट का टॉपिक को आगे पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, ये सारा टॉपिक क्लियर कर रखा है। जो स्टूडेंट लोग नहीं देख पाए हैं वह स्टूडेंट लोग चैनल को विजिट करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके आगे, जहाँ तक हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक पढ़ रखा, तो उसके आगे आज हम लोग लेकर आए हैं दर्पण। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है और उसमें एक प्रतिबिंब कैसे बनता है। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोनों पर विशेष तरीक़ा से पढ़ेंगे, विशेष ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ऐसे ऑब्जेक्टिव सिंपल वाले ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से पढ़ेंगे। और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण, देखिए दर्पण आखिर बनेगा किससे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दर्पण बनेगा कैसे, किससे बनेगा दर्पण। तो देखिए दर्पण जो होगा उसके लिए हमें चाहिए पारदर्शी पदार्थ चाहिए, पारदर्शी पदार्थ चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम आर पार देख सके, तो उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए। और पारदर्शी होता चाहिए तो क्या, कांच, पारदर्शी कांच होना चाहिए। तो इसी का उपयोग करके बनाया जाता है दर्पण। क्या सिर्फ कांच ले लेने से दर्पण बन जाएगा? कांच ले लें तो दर्पण बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप कांच लेंगे तो उसको अगर देखेगा तो आर पार दिख जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो अगर आर पार दिख जाएगा तो फिर दर्पण कैसे बना? दर्पण तभी माना जाएगा जब हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सके। और प्रकाश आर पार हो जा रहा है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, दर्पण नहीं बना है। तो यहाँ पर ज़रूरत है उसे एक तरफ से रंगने का ज़रूरत है। उसे हम क्या कर दें, एक तरफ से किसी भी मटेरियल से हम क्या करें, ब्लॉक कर दें, उसको पेंट कर दें। तो उसको पेंट करने को कहते हैं रंजित करना, रंजित। तो किससे रंजित करेंगे? तो इसमें इसको सिल्वर से रंजित करेंगे, सिल्वर मेटल से। इसके अलावा सिल्वर तो इम्पोर्टेंट है, मेजर क्वांटिटी में क्या होता है, सिल्वर होता है। इसके अलावा पता है आपको, देखिएगा कि जो दर्पण का जो बैक साइड है वह रेड कलर का होता है, हल्का हल्का, और साथ में उसमें चमक भी होता है। तो उसमें चमक लाने के लिए थोड़ा बहुत एल्युमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम। और साथ में इसमें टिन भी मिलाया जाता है। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा तो सिल्वर ही टिक करना है। किससे पेंट किया जाता है? तो सिल्वर से पेंट किया जाता है। तो ये हमने बना लिया, क्या बना लिया, दर्पण बना लिया, दर्पण बना लिया। उसके बाद आता है कि जो आपका दर्पण है वह दर्पण कितने भाग का होता है, कि इसको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो देखिए दर्पण को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला, और हम दर्पण को किस हिसाब से बांटते हैं, तो उसके परावर्तक सतह का कैसा आकृति है उसके आधार पर बांटते हैं। परावर्तक सतह का आकृति कैसा है, कर्व है या प्लेन है, तो उसके आधार पर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं दर्पण को। अगर सर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह क्या है, समतल है, प्लेन है, तो उसको कहते हैं समतल दर्पण। अगर उसका परावर्तक सतह गोलीय है, कर्व है, वक्र है, अगर उसका परावर्तक सतह वक्र है तो उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। परावर्तक सतह क्या है, वक्र है, उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर।
और ये हो गया आपका प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण, ये दर्पण का जो बंटवारा है वह परावर्तक सतह के आधार पर किया गया है। उसका जो परावर्तक सतह है वह समतल है या फिर कर्व है। कर्व रहेगा तो गोलीय दर्पण, कर्व मतलब वक्र, टेढ़ा रहेगा, वक्र रहेगा तो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। और जो जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसको समतल दर्पण कहेंगे। तो आज हम लोग का फोकस रहेगा समतल दर्पण के बारे में, सारा चीज़, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, इससे सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। जो लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वह एक बार चैनल ज़रूर विजिट करें, और जिस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह दर्पण में भी कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण का डायग्राम कैसे बनेगा, कैसा दिखता है वो, तो समतल दर्पण जो होता है वह कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रंट व्यू अगर लगा दे इस तरह से, ये समतल दर्पण। पहले हम इसमें बात करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। अच्छा, ये क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो प्रतिबिंब होता है किसी भी बिंब या वस्तु का कॉपीराइट होता है, ठीक है, उसका कॉपी होता है। ये तो हम लोग उसका शब्द के हिसाब से डेफिनेशन डिफाइन कर दिए, लेकिन एक्चुअली में साइंस की भाषा में क्या होगा इसका प्रतिबिंब का डेफिनेशन। तो किसी भी वस्तु से निकलने वाला किसी भी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश, और कितना प्रकाश, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट होना चाहिए, और वह किसी भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस जगह पर प्रतिबिंब बनता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए, पहला में प्रतिबिंब जो होगा वह इसमें कहता है इरेक्ट। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब यहाँ पर सीधा है। इरेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सीधा है। अब हम इस जो सीधा लिखा हुआ है वह किस हिसाब से सीधा है। सीधा शब्द का मतलब जगह जगह पर बदलते रहता है। अगर हम कह दें वह व्यक्ति सीधा है, तो क्या वह व्यक्ति एकदम सीधा है, ऐसे सीधा है, नहीं। वहाँ पर सीधा शब्द कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, काम उसको कुछ दे दिया जाए तो वो करता है, लोगों की मदद करता है। तो हमारे दिमाग में ये बैठता है सीधा का मतलब। अगर हम ये कहते हैं कि वह लकड़ी सीधा है, तो सीधा का मतलब ये देखिए बिल्कुल सीधा है। तो आखिर यहाँ पर जो सीधा बोला गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब इरेक्ट होता है, सीधा होता है, उसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये हमारा दर्पण है और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। इसके सामने क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको पता है इसका जो टॉप होगा, ये इसका जो टॉप होगा और इसका जो बॉटम होगा, बॉटम यहीं पर बनेगा और टॉप जो होगा वो यहीं पर बनेगा। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। टॉप टॉप में होगा और बॉटम बॉटम में होगा। तो इसको इस हिसाब से बोला गया है कि प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा बनेगा। जब आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो आपका जो सिर होता है वह ऊपर में, आपका सिर का ऊपर में है तो ऊपर भी बनता है, और जो पैर है वह पैर है, जो नीचे है बॉटम है तो वह बॉटम में बनता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर नीचे चला गया और पैर ऊपर चला गया।
अगर आप ऐसे खड़ा हैं तो आपका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे बनेगा, नहीं बनता है। तो इस हिसाब से बोला गया है कि प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा इरेक्ट होता है। और क्या होता है, दूसरा होता है लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब होता है लैटरल इन्वर्टेड? लैटरल इन्वर्टेड कहने का मतलब है पार्श्व उल्टा। कैसा बनेगा? पार्श्व उल्टा। ये क्या है पार्श्व उल्टा? अभी तो सर सीधा बोले थे, अभी उल्टा कैसे हो गया? तो किस हिसाब से उल्टा है उसे भी हम लोग देख लें। देखिए, पार्श्व उल्टा कहने का मतलब है कि कभी भी जब आप अपने चेहरे को देखने के लिए, अपने आप को क्या बाल संवारने के लिए, बाल झाड़ने के लिए जब आप आईना के सामने खड़ा होते हैं, तो जब आप राइट हैंड उठाते हैं, राइट हैंड से हेलो हेलो बोलिएगा अपने प्रतिबिंब को, तो आपका जो प्रतिबिंब है ना वो आपका लेफ्ट हैंड आपका हेलो हेलो, उसका जो लेफ्ट हैंड है ना वो हेलो हेलो करेगा। या फिर अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएं तो जो प्रतिबिंब है वह जो है राइट हैंड उठाएगा। तो इस क्रिया को कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। राइट वाला चीज़ लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला चीज़ राइट में कन्वर्ट होगा, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। जैसे देखिए, सपोज दैट आपके पास लेटर लिखा हुआ है P, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसमें समतल दर्पण में हुआ लेफ्ट वाला चीज़ राइट में होगा, तो ये वाला आपका राइट में है, इधर क्या है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। उसी तरह का से अगर हम और भी देखें, जैसे कि बी देख ले, ये लेटर है बी, तो ये जो है लेटर है उसका अगर प्रतिबिंब में देखिएगा तो ये इस तरह से बनेगा बी। और अगर हम लोग देखें क्या सी अगर ले ले तो सी का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। डी अगर ले लिया जाए डी इस तरह से, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा। तो हम दो चीज़ समझ गए कि इरेक्ट कब लेंगे, और दूसरा ये भी समझ गए कि लैटरल इन्वर्टेड कब कहेंगे। फिर बात आती है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, वर्चुअल होगा। आभासी, आभासी को और दूसरा नाम से भी बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं इसको। काल्पनिक यानी कि वर्चुअल। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह या तो आभासी बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा। अब ये वर्चुअल क्या है, काल्पनिक क्या है, आभासी क्या है और वास्तविक क्या है? तो देखिए, हम आपको पता है कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ पर मिलेगी एकदम एग्जैक्ट जाकर के एकदम मिल जाएगा, वहाँ पर बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। पर जहाँ पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी, वहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग देखिए डायग्राम एक बना कर दिखाते हैं कि कब आभासी प्रतिबिंब कैसे होगा। इस बार हमने समतल दर्पण को झुका दिया है, हॉरिजॉन्टल, धरती के समानांतर झुका दिया है, धरती के समानांतर झुका दिया है। और यहाँ पर है एक कोई प्रकाश, कोई वस्तु है और इससे क्या होगा, अगर कोई वस्तु हमें है तो क्या होगा, लाइट तो इमिट करेगा ना, और लाइट जब इमिट होगा तो हर डायरेक्शन में निकलेगा लाइट। तो क्या होगा, इसमें से जब हर डायरेक्शन में निकलेगा तो एक लाइट हो सकता है कि यहाँ से निकल करके यहाँ गया होगा ना। और आपको पता है अगर प्रकाश की किरण यहाँ आपतित है तो यहाँ पर अभिलंब लेना होगा, नॉर्मल। और जब नॉर्मल लेंगे तो ये क्या होगा, परावर्तन की घटना यहाँ पर जरूर होना चाहिए, परावर्तन की घटना यहाँ पर होगा। और परावर्तन की घटना होगा तो यहाँ से जितना एंगल पर ये बन रहा होगा उतना ही एंगल से उधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा,
ये तो हमने कोई एक लिया और हमको पता है कि इस तरह से वो क्या होगा, इधर भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा, तो हमने एक लाइट इसमें से ले लिया यहाँ, इस तरह से एक रे ऑफ लाइट इधर भी गया होगा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है रंगा हुआ है, तो क्या होगा, लाइट पड़ेगा और ये वापस उसी पर लौट जाएगा, वापस उसी पर लौट जाएगा। लेकिन हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ, तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जब लाइट जब इधर से गया होगा तो कहीं नीचे गया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा दिए हैं, बढ़ाएं पीछे की तरफ, क्यों, हमको ये पूरा रियल में नहीं गया, ये हमको आभास हो रहा है कि ये कहीं नीचे गया होगा। और ये जो लाइट है जो इधर जा रहा है, तो अगर यहाँ वाला कोई व्यक्ति अगर देखेगा यहाँ से खड़ा होकर के ऐसे, अगर इसको इस तरह से देखे तो इसको लगेगा कि ये जो लाइट है ना, ये कहीं इधर से कहीं आता हुआ नज़र आ रहा होगा, कहीं इधर कहीं होगा, ऐसे प्रकाश स्रोत कहीं जल रहा होगा, इधर होगा, वहीं से ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा होगा, वहीं से आता हुआ ये प्रतीत हो रहा है। ये देखिए, तो जब हम इसको पीछे की तरफ किए और इसको भी पीछे किए, तो ये पॉइंट देखिए कटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो पॉइंट हो रहा है, ये हमने वास्तविक लाइन से नहीं बनाया है, हमने इसको बनाया है डॉट डॉट लाइन से। प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं बढ़ाए जाएंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कहीं कट करेगा, तो ये प्रतीत हो रहा है ना। जब प्रतीत हो तो वर्चुअल इमेज बनता है। और कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यह बराबर दूरी पर बनता है, बराबर दूरी पर बनता है, बराबर दूरी पर बनता है। इसका क्या मतलब है बराबर दूरी पर बनता है, तो देखिए, अगर कोई समतल दर्पण है, इस तरह से यहाँ पे है ऐसे समतल दर्पण, और यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस अगर x मान लिया जाए, तो यह जो वस्तु का प्रतिबिंब इधर आपको पता है कि कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, यहाँ पे मान ली बना, तो कहता है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगा, अगर ये दर्पण से अगर x दूरी पर है, तो दर्पण से इसका प्रतिबिंब का दूरी भी x ही होगा। इसको कहते हैं प्रतिबिंब का बराबर दूरी पर बनना। वस्तु से हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण से जितना वस्तु का दूरी होगा उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब का भी दूरी होगा। तो ये हो गया। और ये भी कहता है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर, किधर, समतल दर्पण की ओर भी वेग से चले, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब टू भी वेग से दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, यह टू भी चाल से दर्पण की ओर आएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, अच्छा, मतलब क्या, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर समतल दर्पण है इस तरह से, समतल दर्पण है इस तरह से, और कोई वस्तु इधर रखा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, और ये जो है 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, किधर, दर्पण की ओर, तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब होगा। तो ये जो होगा ना, ये इसका जस्ट डबल, यानी 4 दूनी की 8 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। आगे कहता है कि अगर
अगर नहीं आपतित किरण को, आपतित किरण को नियत मानते हुए या फिर अस्थिर मानते हुए, आपतित किरण में कोई चेंज नहीं किया गया, आपतित किरण को अस्थिर मानते हुए, क्या हमने माना है? आपतित किरण को स्थिर माना है। आपतित किरण को स्थिर मानते हुए समतल दर्पण को, क्या समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से क्या किया जाए? थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब, क्या उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। समझ गए? अगर कोई दर्पण है पहले से और वह 45 डिग्री पर रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब 45 डिग्री पर बन रहा है, अगर हम उस दर्पण को 45 से 50 डिग्री पर कर दे, मतलब कितना से घुमाए हैं? 2 डिग्री से घुमाया, 5 डिग्री से घुमा दिया। पहले 45 था, अब 50 कर दिए हैं, तो कितना से घुमाया है? 5 डिग्री से घुमाया है। तो प्रतिबिंब जो पहले 45 डिग्री पर बन रहा था वह क्या होगा? 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा, मतलब 45 उसमें 10 और जोड़ दीजिए, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 5वां नंबर में 7वां नंबर कि अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है, जैसा कि ड्रेसिंग टेबल में होता है, देखते हो एकदम बड़ा बड़ा समतल दर्पण लगा होता है। अगर किसी व्यक्ति का या फिर किसी अपना ही क्या करना, उसमें पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण का, समतल दर्पण का कितना ऊंचाई होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी ऊंचाई, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से कम से कम आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। भले उससे बड़ा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 160 सेंटीमीटर का है, तो दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो दर्पण की ऊंचाई इसका हाफ होना चाहिए, मतलब कि दर्पण की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर कम से कम होना ही चाहिए। 79 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या होगा? 80 होना चाहिए या फिर 80 से ऊपर होगा। 65 होगा क्या? नहीं होगा। ये 1 सेंटीमीटर कम है, मे भी चल सकता है 1 सेंटीमीटर है, पर ऑफिशियली अगर जो बोला गया है हमको उसे फॉलो करना है। अगर 80 सेंटीमीटर बोला है तो 79 कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या करना होगा? हमें 80 सेंटीमीटर मिनिमम लेना ही होगा, तो भी हम जाकर क्या पड़ेगा? समतल दर्पण अपना हम पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो ये है फीचर्स है, ये गुण है, प्रकृति है किसका? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। हमेशा याद रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक और बात है इसमें यह भी है, ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है, सीधा बनता है,
बराबर दूरी पर बनता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तु के ऊंचाई के बराबर होती है। वास्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। इसका सीधा सीधी कहने का मतलब यह है कि समतल दर्पण के सामने व्यक्ति जितना हाइट का होगा, प्रतिबिंब भी उसका उतना ही हाइट का होगा। अगर व्यक्ति 160 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब भी 160 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की प्रकृति कैसी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट करने का मतलब टॉप में बनेगा, बॉटम बनेगा। लेटरल इन्वर्टेड करने का मतलब पार्श्व उल्टा, लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाता है और राइट से लेफ्ट में चेंज हो जाता है। आभासी, जहाँ पर दो बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बराबर दूरी पर बनता है। समतल दर्पण से वस्तु जितना दूरी पर होगा, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा। रेफरेंस पॉइंट हमेशा याद रखना है। जो भी नापा जा रहा है, समतल दर्पण को सेंटर मानते हुए वस्तु की दूरी और समतल दर्पण को सेंटर मानते हुए प्रतिबिंब की दूरी मापा गया है। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से चले तो प्रतिबिंब 2v वेग से दर्पण की ओर 2v वेग से दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। आपतित किरण को स्थिर मानते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर। व्हाट टाइप ऑफ नेचर फॉर्म इन प्लेन मिरर। नेक्स्ट में फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन से पता है कि फोकस जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या, और वक्रता मतलब क्या, कर्व। वक्रता मतलब कर्व, टेढ़ा। जैसे कि अगर हम एक गोली दर्पण की बात कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से लेकर केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी है, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या उसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसको आर से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कर्व आ रहा है, मतलब ये कितना टेढ़ा है उसी के बाद उसे वही बताता है कौन, आर बताता है। अगर आप इसी को क्या कर दे, r/2 कर दे, तो उसी लंबाई को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी लंबाई को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एफ से डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये बात है। तो समतल दर्पण में जरा देखें, ठीक है। तो ये तो कर्व है नहीं, ये क्या है, बिल्कुल सीधा। तो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल अनंत तक चला जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत होता है। क्या होगा, फोकस अनंत होगा। तो ये पूरा कहानी है समतल दर्पण के बारे में। आपको हम डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, और हम आपसे डिस्कस कर देते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए सवाल का। आपसे पूछा गया था कि कांच में और पानी में अपवर्तनांक दिया हुआ है, किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में। देखिए, हवा के सापेक्ष में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, कांच, हवा के सापेक्ष में कांच और पानी,
हवा के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ था आपको, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ था कांच का अपवर्तनांक 3/2, और पानी का जो अपवर्तनांक दिया हुआ था, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ था 4/3। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कांच के सापेक्ष में पानी का, कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सापेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पड़ता है। कांच के सापेक्ष में, ठीक है, कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे, कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, ये पूछा गया था। तो देखिए कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक, इसका कहने का मतलब यह है कि अपवर्तनांक कैसे आता है, कांच में कोई भी अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू c/v, निर्वात में प्रकाश के चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश के चाल। तो कांच के सापेक्ष में अगर अपवर्तनांक क्या हुआ तो हम लोग लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल डिवाइड में, कांच में प्रकाश की चाल डिवाइड में पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, ये हम लोग लिख लिए। अगर आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला तो आपको यहाँ से अगर आपसे पूछे कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो कांच में अगर प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो आपको ये जो अपवर्तनांक लिखा हुआ है ये किसका लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा ग्लास का लेना होगा। और यहाँ पर सी तो निर्वात में होता है, वो तो सी ही रहेगा। डिवाइड में क्या लेना होगा, भी किसका लेना होगा, ग्लास में वेलोसिटी कितना है। आपसे क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल है तो ये ना प्रकाश की चाल है, इसको इधर लेकर आइए। तो भी जी वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू सी अपॉन में म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, तो हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पर। कांच में प्रकाश की चाल, इसके लिए लिखेंगे सी डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर पूरा बटा में, फिर इसका पूछा है तो इसका भी क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मतलब यहाँ भी क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू निकालना है पानी में प्रकाश की चाल, तो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू सी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर देखिएगा तो क्या होगा, सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा दिया। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करिएगा तो सी अपॉन में म्यू जी, और ये क्या होगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाए क्या, ये ग्लास का होगा ना, सॉरी ये वाटर किसका होगा, ये वाटर का होगा। अगर ये वाटर का होगा, डब्लू लिखना है यहाँ पे, डब्लू फॉर वाटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू डब्लू हो जाएगा ऊपर में, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी और सी तो कट गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट तो है ही ऐसा, निर्वात में वैक्यूम है तो कट गया। यानी कि ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया है, म्यू डब्लू वाटर का डिवाइड में किसका, ग्लास का। वाटर का कितना है हमारे पास, तो वाटर का देखा जाए तो 4/3, वाटर का अगर देखा जाए तो 4/3, सॉरी यहाँ पे काटना नहीं है, बस यहाँ पर रख दिए। अब यही आपका क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ का लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखे कि 1.33 लिखे, क्या लिखे 1.33 लिखे, अपवर्तनांक लिखे, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। 1.33 किसका होता है, वाटर का होता है। तो ये होता है, जब ये हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मेरे पास सी बाई म्यू जी आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कांच का कितना का डायरेक्ट ग्लास का हम लिख लेंगे 3/2 डिवाइड में, और सी बाई म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 4/3। अब इसको ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/8 आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था आपको कि 3/2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल कितना होगा।
3/2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल कितना होगा। तो क्या किया हुआ है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले ही दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते आ रहे हैं, उसका दिया हुआ कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। आपसे पूछा है कि बताइए इसमें इस वाले में कितना वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। तो आपको पता है अपवर्तनांक बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। हमको ये भी ज्ञात करना है, तो v इक्वल टू सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो सी का वैल्यू आपको इस वाले क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, सी का वैल्यू हमेशा याद रखना पड़ता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में कितना दे देंगे, तो 3/2 से भाग दे देंगे। कैसे सॉल्व होगा ये, तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कट गया है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को, परिजनों को, सगे संबंधियों को लिंक भेज दें ताकि वो भी क्या करें, इसका लाभ उठा सके। और साथ में आप भी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और हम आपसे एक बार फिर से कहते हैं कि आप वीडियो में नाइस वीडियो लिखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे सवालों का जवाब भी लिखें। इससे हमें ये लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो वीडियो में क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।